बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स। अब हमने ये देखना है कि फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के और टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि हम नॉर्मली अपने आप से करते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, या हमें ऐसा करने की या ऐसा पढ़ने की या इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्टिलाइज़र्स बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, उनकी सॉइल में हम शामिल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि प्लांट्स उन फर्टिलाइज़र्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं और अपने वो फंक्शनिंग जिसको वो करके वो रिज़ल्ट्स देते हैं जो हम चाह रहे होते हैं, यानी वो फूड बनाते हैं, इस तरह ऑक्सीजन और उनकी अपनी लाइफ, उनकी अपनी हेल्थ, उनकी ग्रोथ और इस तरह और बहुत सारे उनके फंक्शंस। अब फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? बेसिकली जो फास्फोरस है वो एक वाइटल कंपाउंड है, वाइटल कंपोनेंट है जो कि प्लांट्स को चाहिए और प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यानी ये एक वाइटल कंपोनेंट है जो प्लांट की ग्रोथ, उनकी हेल्थ और उनके बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में उनको हेल्प करता है। तो ये फास्फोरिक फर्टिलाइज़र्स कहलाता है। अब फास्फेट बेसिकली डायरेक्ट फास्फोरस, हमारा कंसर्न फास्फोरस प्रोवाइड करना होता है, जो कि नेचर के बनाए हुए एलिमेंट्स हैं, उनमें फास्फोरस एक एलिमेंट है जो कि प्लांट की ज़रूरत है, प्लांट को वो चाहिए। अब हम डायरेक्ट फास्फोरस नहीं प्रोवाइड कर सकते, या अगर हमारे पास होता है तो हमें उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। अब हम लोग ये देख रहे थे कि फास्फोरस के कौन कौन से फंक्शंस हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि फास्फोरस नॉर्मली क्या करता है, प्लांट में जो एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल करता है। प्लांट्स में जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होता है उसमें फास्फोरस का रोल है। नंबर 3 पे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में फास्फोरस अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट है, यानी न्यूट्रिएंट्स को आप एक जगह से, प्लांट में एक जगह से किसी दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र में जो आपको फोर्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे आप ये मूवमेंट करवाते हैं, उसमें भी फास्फोरस अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स की फिजिकल स्टेट, हम जिसको देखकर प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट बेहतर कंडीशन में है या नहीं है। यानी हमारी फील्ड्स में अगर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स किस तरह स्टेबल हैं, उनकी लुक क्या बता रही है कि क्या उनमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या उनके लीव्स ख़राब तो नहीं हुए हुए, क्या उनको कोई और इशू तो नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी प्लांट्स को जो फोर्स प्रोवाइड करता है, जो उनको उनकी अपनी बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वो भी फास्फोरस है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी, उसमें भी फास्फोरस का एक की रोल है। तो देखें, ये वो मेजर फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया फास्फोरस के। वो किसके लिए हैं? वो प्लांट्स के लिए हैं, वो उन क्रॉप्स के लिए हैं, उन फील्ड्स के लिए हैं जहाँ से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, और प्रोडक्शन लेने के बाद हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर लेकर जा रहे हैं, हम उसका ग्राफ ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हर फार्मर की ये कोशिश होती है कि वो अपने फील्ड्स, अपने एरिया में से, अपने लैंड में से क्या करें, एक साल में 2 की बजाय 3 दफ़ा वो कल्टीवेशन करे और 3 दफ़ा वहाँ से प्रोडक्शन ले और उस प्रोडक्शन को सेल करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाए। तो उसके लिए जो प्लांट बार बार सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, एक बात याद रखें, ये जो प्लांट्स हैं ये लिविंग थिंग्स हैं, और लिविंग थिंग्स ऑलवेज क्या करती हैं,
अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी फूड अपने उस एनवायरनमेंट से लेकर उसको यूज़ करती हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है और उनकी ग्रोथ टोटली डिपेंडेंट होती है कि वो कौन सी फीड जो है वो यूज़ कर रही है। जिस तरीके से इंसान है, अब इंसान अगर हैवी फूड लेना शुरू कर दे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद साइज़ में बढ़ता चला जाएगा, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली फैट्स उसकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, वेट हैवी होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से अगर ऐसे एरियाज जहाँ पे फूड स्टैंडर्ड सही नहीं है, हाइजेनिक कंडीशन नहीं है, हमारे वो एरियाज जहाँ पे लोगों को फूड प्योर स्टेट में भी नहीं मिलता, वहाँ के लोगों की ग्रोथ आप देखें, उनकी फिजिकल अपीयरेंस बताएगी कि इनकी ग्रोथ बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है उन फूड स्टफ के ऊपर जो यूटिलाइज हो रहा होता है उस एरिया में। तो इसलिए प्लांट्स जितना अच्छा फूड यूज़ करेंगे उतना उनकी अपीयरेंस भी अच्छी होगी, वो प्रोडक्शन भी अच्छी देंगे और इसके अलावा उनकी जो नॉर्मल अपने आप को सस्टेन रखने के लिए जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इन सारे के सारे फंक्शनिंग को प्रोसेस करने के लिए और फंक्शनिंग को करने के लिए की रोल इसमें फास्फोरस का भी होता है, जो कि एक कंपल्सरी मेजर न्यूट्रिएंट है। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने ये देखना है कि प्लांट्स को जो हमने फास्फोरस प्रोवाइड करना है वो फास्फोरस किस स्टेट में अवेलेबल होता है, या जो फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हम किस तरह बनाते हैं। आइए गौर करते हैं ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के सोर्सेज क्या हैं। बेसिकली मेरा ये एक बताने का मतलब ये है, अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के जो सोर्सेज हैं, सबसे पहला रॉक्स हैं, फास्फेटिक रॉक्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं नेचर में, यानी मौजूद हैं, जस्ट हमने उनको लेना है और उनको यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले उसकी जो एक प्री ट्रीटमेंट या जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी स्टेट वाइज या उसकी अपीयरेंस वाइज या उसके अलावा आगे यूटिलाइजेशन में जो उसके कंसर्न्स हैं उनको फुलफिल करने के बाद हमने उसको यूज़ करना होता है। अच्छा, अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स मैंने बताया कि ये रॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है फास्फेट। अब ये जो रॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है ये क्या होता है, बेसिकली वो 100% फॉस्फेट हमें नहीं मिलता, उसमें इम्प्योरिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। अब उन इम्प्योरिटीज़ को हमने उसमें से सेपरेट करना होता है, सेपरेशन करनी है, यानी इसका मतलब ये है कि फॉस्फेटिक रॉक्स को गेन करने के बाद हमारी एक प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है। उस प्रोसेसिंग को करने के बाद फिर हमारा फॉस्फेटिक स्टफ तैयार होता है और हम उसको सेल कर सकते हैं और वो फार्मर उसको प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो नॉर्मली हमें फॉस्फेटिक रॉक्स मिलती हैं उनमें फॉस्फेट कंटेंट कितना होता है, 14 to 35%। ये एक नॉर्मल लिमिट है जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद नोट की गई है और फिर उसको लिटरेचर में बता दिया गया है नॉर्मल एरियाज में। अब ये 100% ये नहीं होती, आप इस चीज़ को भी ज़हन में रख लें, ये डिपेंड करता है एरिया वाइज कि किस एरिया से आपने वो स्टफ़ लिया है, या उसमें जो वहाँ से आप स्टफ़ ले रहे हैं उस स्टफ़ की जो आपके पास सैंपल्स आए हैं वो उस वक़्त उसका इनिशिएशन है या उसका इंटरमीडिएट लेवल है। क्या मतलब है, अब एक हैवी रॉक है, स्टार्ट पे आपने उसको लेना शुरू किया है तो उस वक्त डिपेंड करता है, क्योंकि उसका वो जो सरफेस होगी बिल्कुल रॉक की टॉप वाली, उसका इर्द गिर्द बाकी दूसरे डिफरेंट मटेरियल के साथ कांटेक्ट होगा तो वो ज़रूर उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो डिपेंड करता है कि उसको वहाँ से उठाते हुए काफ़ी टाइम हो गया और वो वाला एरिया हो गया जो कि कोर एरिया है, वहाँ से ज़्यादा अच्छा स्टफ निकल रहा होगा। तो नॉर्मल जो परसेंटेज बताई जाती है वो 14 to 35% कंटेंट होता है, इसलिए वेरिएशन रखी गई है कि कोई कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट, कहीं पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जब आप ये रॉक गेन कर चुके हैं, अब आप इस रॉक को फिर यूटिलाइज करेंगे, इसकी पहले प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद फिर इसको फिनिश प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की स्टेट पे आप इसको सेल कर देंगे। अब वो जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो फार्मर्स वहाँ से परचेज करेंगे और उसको क्रॉप्स यानी फील्ड्स या प्लांट्स या जहाँ जहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है वो यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद इसके वो सारे के सारे गेन, वो सारे के सारे इसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व करेंगे और वो अपनी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में उसको देखेंगे। अब
प्रोसेसिंग के अंदर मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे अब हम डिस्कस करने लगे हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप है हम रॉक्स की ग्राइंडिंग करते हैं। एक बात याद रखें, जब आप रॉक्स को गेन करते हो अंडर अर्थ क्रस्ट से, तो वो कभी भी आपके पास पाउडर नहीं होता, क्योंकि आप करते हो डिगिंग। और डिगिंग से क्या होता है, आप जब खोद कर निकालते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत बड़े यानी स्ट्रक्चर वाइज बड़े बड़े उसके शेप्स, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, यानी रैंडम साइज होगा, यानी उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, कोई आपकी रिक्वायर्ड जो उसकी शेप डायमेंशन है वो नहीं होगी, इरेगुलर होगा, उसमें कुछ लम्ब स्ट्रक्चर होगा, कुछ बिल्कुल ही छोटा होगा, कोई इंटरमीडिएट होगा, इस तरह डिफरेंट साइज की कैटेगरीज होंगी। अब क्या होता है, सबसे पहले आपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को की रॉक्स को आपने ग्राइंड करना है, और ग्राइंडिंग के लिए आप अपनी इंजीनियरिंग का पार्टिकल का सब्जेक्ट लगाते हो, यानी पार्टिकल के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करके आप उस रॉक्स की क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। अब नॉर्मल जो लिटरेचर में वैल्यू बताई जाती है कि नॉर्मली हमें कितने साइज तक उसकी ग्राइंडिंग करनी चाहिए, वो है लेस देन 200 मैश साइज, और ये मैश साइज आपको पार्टिकल के कॉन्सेप्ट्स में सिखाया जाता है। अच्छा, जब आप रॉक्स गेन करने के बाद आप रॉक्स को करते हैं ग्राइंड, और ग्राइंड के बाद वो लेस देन 200 मैश साइज का पार्टिकल बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी स्क्रीनिंग करोगे। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, आप देखें, जब भी ग्राइंडिंग करोगे तो आपकी जो मिल्स होती हैं ये बड़े लार्ज स्केल पे होती हैं, और ये मिल्स जब रिजल्ट्स देती हैं तो ये 100% लेस देन 200 मैश साइज का नहीं होगा, क्योंकि लार्ज स्केल पे आप उस पर परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें कंफर्म है, अंडरस्टूड है कि इसमें वेरिएबल साइज की रेंज जो है वो आपको ग्राइंडर आपको प्रोवाइड कर देगा। अब आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग के बाद यानी आपने अपने रिक्वायर्ड साइज वाले सेपरेट कर लेने हैं, और जो लार्ज साइज के पार्टिकल उनको एक तरफ कर लेना है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो सेपरेशन के बाद आप उसकी, अच्छा, अब यहाँ पर जो स्क्रीनिंग की जाती है वो वेट स्क्रीनिंग की जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेट स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, देखें, कभी भी प्रोडक्शन के दौरान एक बात ध्यान में रखें, जितना भी कमर्शियल स्केल है, जितना भी लैब स्केल है, जितना भी डोमेस्टिक स्केल है, कोई भी चीज़ है, आप एक बात याद रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उनकी जो लाइफ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर ऐसा सोर्स, ऐसा स्केल, ऐसा यूनिट, ऐसा सेक्टर जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बिल्कुल क्रॉस कर देता है और उनको कोई वैल्यू नहीं देता, तो वो कभी भी ना सस्टेन रह सकता है, ना एग्जिस्ट कर सकता है, बल्कि उसको इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ उस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट होता है। अब सबसे पहले आपने ह्यूमन लाइफ बचानी है। अब ह्यूमन लाइफ बचाने के लिए देखें, रॉक्स को जब आप ग्राइंड कर चुके हो, मैं पहले बता चुका हूँ, ग्राइंडर्स जब ग्राइंड करते हैं तो वेरिएबल रेंज आती है, उसमें कुछ साइज ऐसा भी होता है जो पाउडर स्टेट बन चुकी होती है। अब पाउडर जो है वो इतना लाइट वेट हो चुका होता है कि वो जब आप उसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हो तो वो फौरी तौर पर एयर के अंदर सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड इस तरह होता है कि उस पर ग्रेविटी बहुत कम असर करती है, वो एयर के अंदर सस्पेंड रहता है।